नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एंड जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास, नंबर 2 महाभारत कालीन का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास। हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो प्राचीन भारत का इतिहास होता है या जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसकी जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। और ये जो 4 स्रोत हैं वो हैं, नंबर 1 धर्म ग्रंथ, और दूसरा नंबर है ऐतिहासिक ग्रंथों का। ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं मतलब आप जैसे रामायण है, महाभारत है वगैरह। एंड नंबर 3 विदेशियों का विवरण, और नंबर 4 है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी कि जो खुदाई के दौरान जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी उससे पता चलता है कि हमारा जो प्राचीन भारत था वो किस तरह का था। ठीक है। और नंबर 3 जिसके बारे में मैंने आपको बताया, विदेशियों का विवरण, तो जो भी विदेशी भारत में जो उन्होंने जो यहाँ घूमने आए, उन्होंने किस तरह से भारत के बारे में वर्णन किया है अपने किताबों में या अपने इतिहास में, उसको हम विदेशियों का विवरण कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम धर्म ग्रंथों के बारे में। तो जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है भारत का वो है वेद। तो आप जानते ही होंगे, या जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ कि जो वेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसके जो संकलनकर्ता थे, यानी कि जो रचयिता थे इसके, वो थे महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिनको वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इनका जो मूल नाम था, जो इनका वास्तविक नाम था, वो कृष्णद्वैपायन था, लेकिन इन्हें प्यार से वेदव्यास के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं ऋग्वेद क्या होता है। तो ऋग्वेद जो है उसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। होत्र मतलब होता है जो जैसे जो प्राचीन भारत में जो होम वगैरह करते थे, यानी कि हवन वगैरह करते थे, उनको होत्र कहा जाता था। तो इस वेद के जो ऋचाओं को पढ़ने वाले होते थे, ऋचाएँ मीन्स मंत्र वगैरह होता है, तो जो मंत्र वगैरह को पढ़ने वाले होते थे उनको होत्र कहा जाता है। तो इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आर्य जो है भारत को ही कहा जाता था। तो आर्य मतलब जो भी राजा महाराजा थे, उनका जो भी राजनीतिक प्रणाली था, काम करने का जो भी प्रणाली थी, नियम वगैरह थे, और जो हमारा इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, उसमें आप जानते ही होंगे कि गायत्री मंत्र के बारे में आपने सुना ही होगा। तो जो सूर्य देवता हैं, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है, उसमें जो भी हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, यानी कि उन्हें हाथ से लिखा गया था, तो जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनमें उनको खिल कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी थी। इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित हैं। पुरुष सूक्त मीन्स जिसके अनुसार, और आप जानते होंगे हमारे देश में जाति प्रथा या अभी प्रचलित है जाति प्रथा, लेकिन इसका जो मुख्य शुरुआत जो हुई थी वो ऋग्वेद के अनुसार हुई थी, जिसमें पुरुषों को, यानी कि इंसानों को, मनुष्य जाति को 4 भागों में, यानी 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और ये जो चारों थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों जो थे वो पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए थे। तो जो मुख से उत्पन्न हुए थे उनको ब्राह्मण कहा गया,
जो भुजाओं से उत्पन्न हुए थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया, और जो वैश्य थे वो उनका ऐसा माना जाता है कि यहाँ ऋग्वेद के अनुसार जो वैश्य थे वो जंघाओं से उत्पन्न हुए थे, और चरणों से उत्पन्न जो हुए हैं उनको शूद्र कहा जाता है। तो इसके अनुसार ये जो है वर्णन किया जाता है, जाति के आधार पर विभेद किया गया है इनका। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे हमारा जो दूसरा वेद था, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।